नमस्कार। अब बात करेंगे हम विस्फोट की और सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि विस्फोट में कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दुनिया भर फिलहाल टेंशन में निकलने के लिए पूरी तरीके से मशगूल होते हुए नजर आ रही कि किसी तरीके से ये मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई जंग से वो बाहर निकले। लेकिन ये शांति क्या सच में आ जाएगी या फिर एक बार फिर से जंग की आग में सब कुछ झुलस जाएगा? हालांकि ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति है। दोनों ही पक्ष शांति समझौते को अपने अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और विस्फोट में आज हम बहुत सारी अहम खबरें आपके लिए लाए हैं, लेकिन हमारी जिंदगी पर और आपकी जिंदगी पर जो असर डालेंगी, सबसे पहले आपको वो दिखाती हूँ कि 3 बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी। हॉर्मुज खुलेगा तो आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आएगा, इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि विस्फोट में कौन सी हम पहली खबर पर चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग से परेशान अमेरिका को आखिरकार डील का सहारा तो मिल गया और डील पर डिजिटली दस्तखत भी हो गए, लेकिन वास्तविक रूप से शुक्रवार को साइन हो सकते हैं। इसके पहले ही अमेरिका डील की शर्तों से पीछे हटते हुए नजर आ रहा है। डील के मसौदे में ईरान को पुनर्निर्माण के लिए राशि दिए जाने की खबरें आई थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इसके लिए कोई राशि जारी नहीं करने वाले हैं। इसीलिए सवाल ये उठने लगा है कि क्या अमेरिका डील की बाकी शर्तें भी मानेगा। दूसरी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच में डील तो हो गई, दोनों ही पक्ष डील को लेकर के दावे भी कर रहे हैं, दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इस डील को लेकर के अमेरिका में ज्यादा हलचल है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि ट्रंप प्रशासन में डील को लेकर के ईरान पर शक जताया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को ईरान के इरादों पर शक है और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को आगाह भी किया। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तीसरी खबर पर चर्चा करते हैं, जहां जंग में अमेरिका के साथ इजराइल भी अहम किरदार निभा रहा है। इजराइल ने अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जंग में हिस्सा भी लिया, ईरान के जर्रे जर्रे पर बारूदी बरसात भी की है, भारी नुकसान भी उठाया है, लेकिन डील में ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इजराइल को ही साइडलाइन कर दिया है और अब यही डील अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार भी पैदा करती नजर आ रही है। आज आपको इजराइल की चिंताओं के बारे में भी जानना चाहिए और उसके बड़े कदमों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ विस्फोट की बड़ी खबर। और जंग को लेकर के आईआरजीसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। जनरल कानी का कहना है कि जंग से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया ये जानती है कि अमेरिका की साख को इससे नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने जो सोचा था वो उसे हासिल नहीं हो पाया है और यही बात जनरल कानी कह रहे हैं। इजराइल के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई है। ईरान समर्थित ग्रुप्स ने मैदान नहीं छोड़ा है। जनरल कानी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके तमाम प्रॉक्सी ग्रुप्स अभी भी मैदान में जस के तस टिके हुए हैं। इजराइल को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के पतन की प्रक्रिया तेज हुई है तो अमेरिका पर जनरल कानी का कहना है कि अमेरिका ने अपनी साख को इस युद्ध के दौरान गंवा दिया। हालांकि प्रॉक्सी ग्रुप पर जरूर वो ये कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ हैं और उन्होंने अभी तक मैदान को अलविदा नहीं कहा है। एक तरफ साइन हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वहीं शांति समझौते से ईरान में भी खुशी है। जो डिजिटली साइन कर लिए गए हैं उससे लेकर के बताया जा रहा है कि ईरान में खुशी है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में झंडे लहराते और नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए हैं। ये उतर करके अपने मुल्क का समर्थन कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर है। इनके हाथों में बंदूकें हैं, लेकिन इस बार जब ये उतरे हैं तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी खुशी का इजहार करते हुए कि शांति समझौता फाइनली हो गया, क्योंकि डिजिटली तो साइन हो चुके हैं। अब बात आ रही है कि 19 तारीख को जिनेवा में भी हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे और इसी के साथ पूरी युद्ध। एक बार तस्वीरें हम आपको फुल स्क्रीन में दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं। هیدر 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 تفنگ و دست حاکم سرباز خورشید عالم از این وطن کرد و لک و لرامت। देखा आपने कि किस तरीके से लोग इस बार जब सड़कों पर उतरे हुए हैं तो न केवल अपनी सरकार का और सेना का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि खुशी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं कि फाइनली शांति समझौता हुआ है
उनका देश इस युद्ध से बाहर निकलेगा। IRGC ने जरूर बयान कुछ जारी किए हैं कि इजराइल को भी हम तहस नहस कर देंगे, क्योंकि इजराइल अभी तक इस युद्ध में पीछे नहीं हटा है। इजराइल ने साफ कहा है कि लेबनान में उनका जो युद्ध चल रहा है वो चलते रहेगा। ईरान पूरी तरीके से लेबनान के लिए खड़ा है, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह उनका प्रॉक्सी है। इसीलिए जनरल कानी ये कह रहे हैं कि इजराइल को हम तबाह कर देंगे। वहीं अमेरिका की साख को धक्का लगा है, यह भी बयान ईरान की तरफ से दिया गया है। हालांकि शांति समझौते पर डिजिटली साइन होने के बाद जब 19 तारीख को साइन होने हैं, तो इस तरीके के बयान सिर्फ और सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच में टेंशन क्रिएट करेंगे। वहीं समझौते को लेकर के पश्चिमी मीडिया ने एक और दावा कर दिया है। दावा यह है कि वार्ता के लिए तय किया गया 60 दिन का और वक्त और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा के लिए अतिरिक्त समय यह दिया गया है। बातचीत के दौरान अमेरिका कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाने वाला है। पहले बात यह हुई थी कि 60 दिन तक चर्चा की जाएगी कि परमाणु कार्यक्रम ईरान त्याग दे, लेकिन अमेरिकी मीडिया यह दावा कर रहा है, पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि इस 60 दिन के वक्त में 60 दिन का इजाफा और कर दिया गया है, यानी 120 दिन, और इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। बातचीत के दौरान अमेरिका कोई भी नया प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा, यह शर्त होगी। अब आगे बढ़ती हूं और बताती हूं कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने युद्ध का आगाज तो कर दिया था। पहले जून 2025 में किया, उसके बाद 28 फरवरी 2026 को किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जंग का अंत, अब खत्म हो रही है ये जंग। सीज फायर पर पूरे तरीके से डिजिटली हस्ताक्षर हो गए हैं। जिनेवा में एक बार फिर से हस्ताक्षर होने की कगार पर 19 तारीख को। और जिनेवा ही क्यों? जिनेवा इसलिए क्योंकि ये वही जगह है जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी कि इस युद्ध को टाला जा सके तो टाल दिया जाए। लेकिन 27 फरवरी को जैसे जैसे बात होती है, वैसे वैसे तस्वीर ये निकल करके आती है कि अगले ही दिन 28 फरवरी को हमला कर दिया जाता है। अब ईरान जिनेवा में वापस से अमेरिका को बुला करके ये बताना चाहता है कि हमने अमेरिका को जहां छोड़ा था वहीं हम अमेरिका को फिर से ले आए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करते हैं कि डील को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा आया है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट आया है। परमाणु हथियार नहीं बनाने पर ईरान सहमत हो गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पहले भी कहा गया था, उन्होंने ये भी कहा कि $300 मिलियन देने की खबर फर्जी है। ईरान हैज एग्रीड टू नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ऑल्सो द स्टोरी दैट द यूएस इज पेइंग ईरान $300 मिलियन इज फेक न्यूज। पहली लाइन में वो लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन कभी भी नहीं बनाएगा, नेवर। एग्री हो गया ईरान इस बात पर। दूसरी लाइन में वो लिख रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है कि $300 मिलियन हमने दिए हैं ईरान को, ये फेक खबर है। और ये उन्होंने इसमें अपनी विपक्षी पार्टी को भी सीधे सीधे चेताया है। पुट आउट बाय द डेमोक्रेट्स, ये उनकी तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से आया है। ये उनका कहना है कि ये जो दो खबरें हैं उसमें पहली ये कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं बनाएगा, इस पर ईरान की सहमति हमें मिल गई है। दूसरा, हम $300 मिलियन देने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेक खबर है जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ से फैलाई जा रही है, उस पार्टी की तरफ से फैलाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि हम उन्हें पैसे नहीं देने वाले हैं, लेकिन सवाल यह कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो जितनी शर्तें हैं, क्या उस शर्तों में एक और शर्त का उल्लंघन नहीं हो जाएगा? और इसके बाद क्या ईरान को यह शर्त मानना मंजूर होगा? क्या वो इस बात पर सहमत हो जाएगा कि ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसकी पहली शर्त यह भी थी कि हमारे यहां जो आपने तबाही लाई है उसका भुगतान भी आप ही करेंगे। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध का आगाज कर दिया, लेकिन उसका अंत ऐसे होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिका को लगभग ईरान की शर्तों पर ही सरेंडर करते हुए समझौता करना पड़ रहा है। हालांकि ट्रंप अपनी चालबाजियों से यहां भी बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। समझौते पर डिजिटली जो दस्तखत हुए हैं उसके बाद अब अमेरिका अपनी शर्तें लागू करने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ साइन करवा लिए और अब कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। अब अमेरिका किस तरीके से इसमें अड़ंगा लगा रहा है, आप देखें। अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में तबाही का आगाज किया।
ईरान के हर हिस्से को बमों से छल्ली कर दिया। ईरान के हर अहम ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स तबाह की गई। ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका और इजराइल समेत खाड़ी देश टेंशन में आ गए। उनके अहम ठिकाने तबाह हो गए। कारोबार को जबरदस्त नुकसान हुआ। हालात तो ऐसे हो गए कि अरब देशों के सामने पीने के पानी का संकट भी पैदा होने की आशंका हो गई। ईरान ने अपनी रणनीति अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं और हथियारों के हिसाब से तैयार की थी। लिहाजा ईरान का वार अचूक रहा। उसे उसके दोस्तों यानी रूस और चीन का साथ मिला तो उसका हर हथियार और धारदार हो गया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के अरबों के हथियार राख हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक ही एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और फिर शुरू हुई दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कवायद। लंबी जद्दोजहद के बाद समझौते का मसौदा तो तैयार हो गया, उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी हो गए। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि क्या अमेरिका समझौते की शर्तों को पूरा करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ईरान को जैसे ही समझौते के जरिए मिडिल ईस्ट में शांति छाने की उम्मीद जगी, राष्ट्रपति ट्रंप ने इन उम्मीदों को धुंधला करने वाला बयान दे दिया। दरअसल समझौते के तहत ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 मिलियन की राशि दिए जाने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को $300 मिलियन का भुगतान किए जाने की खबर पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन खबरों को फेक न्यूज करार दिया। साथ ही इसे लेकर विपक्षी डेमोक्रेट्स पर निशाना साधा। यही नहीं, बताया जा रहा है कि अमेरिका अभी भी ईरान को पैसे नहीं देने जा रहा, बल्कि उसने खाड़ी देशों से ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज करने को कहा। यानी डील के तुरंत बाद ईरान को खाड़ी देशों से पैसे मिलेंगे। ये दावा ईरान की तरफ से वार्ता दल के प्रमुख गालिबाफ के सलाहकार मोहम्मदी की ओर से किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ईरान को $10 अरब की राशि दे सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यूएई ने डील के तहत ईरान को $3 अरब की राशि दी है। बाकी $10 अरब की राशि जल्द ही देने की बात कही है। हालांकि यूएई ने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया। इसके अलावा ईरान को कतर से $6 अरब की राशि मिल सकती है। ये राशि अमेरिका ने 2023 में कतर को दी थी। उस वक्त कतर ने अमेरिका के कहने पर इस राशि को फ्रीज कर दिया था। रिपोर्ट्स कहती है कि पूरी दुनिया में ईरान के $120 अरब की रकम फ्रीज है। इसे अमेरिका के कहने पर दुनिया के देशों ने फ्रीज कर रखा है। जिन देशों में ईरान के पैसे फ्रीज हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, कतर और चीन का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान ने समझौते के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। यानी अगर अमेरिका समझौते के पहले चरण में ही अपनी बात से पीछे हटता है तो ईरान भी पीछे हट सकता है, जो यकीनन दुनिया के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के साथ डील पर दस्तखत होने के बाद भी अमेरिका अब इससे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब अमेरिका ने किसी को धोखा देने का प्रयास किया हो। इससे पहले वो धोखा दे चुका है। अपना हित सर्वोपरि रखते हुए कई बार दूसरों के साथ धोखेबाजी कर चुका है। आपको बताती हूँ
कि वो कौन कौन से वाकये रहे हैं जिस दौरान अमेरिका ने धोखा दिया दूसरे देशों को। सबसे पहले 1975 दक्षिण वियतनाम, अमेरिका ने लंबे समर्थन के बाद सैगोन से अचानक से वापसी कर ली। उसके बाद दक्षिण वियतनाम सरकार ढह गई। ये सब कूटनीति का हिस्सा है। 1980 में अफगान मुजाहिदीन सोवियत संघ के खिलाफ समर्थन दे दिया और युद्ध खत्म होते ही अफगानिस्तान को छोड़ दिया। उसके हाल पर 1991 में इराक में शिया और कुर्दों के बीच में जब तमाम बवाल चल रहा था, तब सद्दाम के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रोत्साहित अमेरिका की तरफ से लोगों को किया गया। फिर सैन्य मदद नहीं दी गई और विद्रोह को चल दिया गया। अब इसी तरीके से 2011 में इजिप्ट में लंबे समय के सहयोगी राष्ट्रपति होस्नी मुबारक से इन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी अमेरिका ने, और अरब स्प्रिंग के दौरान समर्थन वापस ले लिया गया इजिप्ट के राष्ट्रपति से। फिर सीरिया में क्या हुआ, ISIS के खिलाफ साथ लड़े। 2019 का वक्त था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तुर्की अभियान का भी सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में 20 साल के समर्थन के बाद अमेरिकी अपने देश को वापस लौट गए, अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ये पहले साथ खड़े होने का वादा करेंगे, दावा करेंगे, और उसके बाद अचानक से पलटी। और ये कोई पहली स्थिति नहीं है। तालिबान ने जैसे ही तेजी से यहाँ पर सत्ता संभाली, अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और यहाँ से निकल गया। 20-21 साल रहने के बाद उसने ये किया था, जबकि इसने अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार और लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि वो उनके साथ हमेशा के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन तालिबान के आते ही बोरिया बिस्तर समेट के नदारद। वह ईरान से डील को लेकर के ट्रंप प्रशासन में चिंता है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि डील पर CIA निदेशक ने राष्ट्रपति को आगाह कर दिया है। डील को लेकर के ईरान की मंशा पर उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। ये पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है कि CIA निदेशक ने राष्ट्रपति को आगाह किया है और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ ने भी चिंता जता दी अपनी। डील के पक्ष में जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और कुशनर हैं, जो कि डील के वक्त हर बार शामिल नजर आए हैं बातचीत करने के दौरान। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और कुशनर। लेकिन मार्को रूबियो इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। पीट हेग्सेथ भी इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो वो नेता हैं जो कि लगातार इस बात का समर्थन करते रहे हैं कि ईरान के साथ आखिर तक जंग लड़नी है। लेकिन अब उन्हें इस मंशा पर सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं कि ईरान से आखिरकार हम अपना बोरिया बिस्तर समेट क्यों रहे हैं, और अभी भी वही स्थिति है। मिडिल ईस्ट में जंग क्या शुरू हुई, अमेरिका में तनाव बढ़ गया और जंग की शुरुआत से लेकर के अमेरिका के कई बड़े अधिकारी ट्रंप प्रशासन का साथ भी छोड़ गए। कुछ को प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखाया तो कुछ ने अपना रास्ता खुद ही अलग कर लिया। और अब जबकि ईरान के साथ समझौता हो चुका है, अब भी वॉशिंगटन में तनाव साफ नजर आ रहा है। यहां अधिकारियों के बीच में मतभेद अभी भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच डील तो हो गई, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि क्या अमेरिका और ईरान दोनों ही इस समझौते को निभाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब इस डील को लेकर ट्रंप प्रशासन में दो फाड़ होते दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए समझौता तो हो गया, लेकिन अमेरिका में भी अभी भी हर कोई इस डील को लेकर आश्वस्त नहीं है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके टॉप अधिकारियों को चेतावनी दी और ईरान की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया कि ईरानी अधिकारी आपस में इस समझौते को लेकर कुछ और बात कही, जबकि मध्यस्थ देशों और अमेरिका के सामने कुछ और तस्वीर पेश की गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रैटक्लिफ ने ट्रंप से कहा कि उपलब्ध खुफिया जानकारी ये संकेत देती है कि ईरान उन परमाणु शर्तों को मानने के मूड में नहीं है जिनकी अमेरिका मांग कर रहा है। खुफिया जानकारी से लगता है कि ईरान की असली मंशा और समझौते के तहत किए गए वायदे में फर्क है।
और यही वजह है कि सीआई के अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी बंद कमरे की बैठकों में इस डील को लेकर चिंता जाहिर की। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर डील के पक्ष में बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समझौते की घोषणा से पहले ट्रंप और उनके सलाहकारों के बीच कई हाई लेवल बैठकें हुई, जिनमें इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने अधिकारियों की चिंताओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया, लेकिन कहा कि अंतिम फैसला ट्रंप का ही होगा। दावा किया जा रहा है कि यह समझौता अमेरिका की सभी प्रमुख शर्तों को पूरा करता है। अमेरिका का दावा है कि इससे परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान, अपने संवर्धित यूरेनियम को नहीं रख पाएगा और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को बंधक भी नहीं बना सकेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन में किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो, ये पहला मौका था। इससे पहले भी युद्ध के दौरान कई अधिकारी ट्रंप प्रशासन के भीतर मतभेद के चलते अलग हो चुके हैं। इनमें नेवी प्रमुख जैसे अहम अधिकारी भी शामिल हैं और खतरे में तो रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की कुर्सी भी बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका से रिश्तों पर नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ना वो मेरी हर बात मानते हैं, ना मैं उनकी हर बात सुनता हूँ। हम दोनों के बीच में विश्वास का रिश्ता है। हमारे बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी होते हैं। तो नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि जरूरी नहीं है कि अमेरिका जो कहे वो हमें मानना होगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि हम जो कहें वो अमेरिका को भी मानना ही होगा। उनकी तरफ से साफ ये कहा गया कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है, हम दोनों राष्ट्रों के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास का, भरोसे का रिश्ता है। हमारे बीच में कई मुद्दों पर मतभेद भी हो जाते हैं। उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। יחסים של שותפים שמכירים אחד את השני הרבה פעמים, אמרתי מסכימים הרבה פעמים, לפעמים גם לא מסכימים, זה קורה במשפחות הכי טובות. ואני יכול להגיד שאני קבעתי פרמטרים מסוימים לפעילות שלנו, ואנחנו עושים את זה. ואגב, מי שאומר לכם, אנחנו יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים לכבוש חצי מאירופה, רק צריך החלטה, וזה לא נכון. और वहीं इजराइल अमेरिका के रिश्तों में दरार के संकेत भी मिल रहे हैं। एक तरफ वो ये इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हमारे बीच में दोस्ती का, भरोसे का रिश्ता है, लेकिन इजराइल अमेरिका के रिश्तों में दरार क्यों आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। वीजा विवाद के कारण इजराइल के मंत्री की यूएस यात्रा रद्द कर दी गई। अगर ये भरोसे का रिश्ता है तो वीजा क्यों रद्द किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर की यात्रा रद्द हो गई है। वीजा प्रक्रिया में आई दिक्कतों के बाद ये फैसला आया है। लंबे समय से युद्ध विराम के विरोधी रहे हैं बेन ग्विर, और अब जाकर के उनका वीजा भी अमेरिका का रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो यात्रा नहीं कर पाएंगे अमेरिका की। ये हैं बेन ग्विर, ये युद्ध विराम के विरोधी रहे हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है कि इजराइल एक और कदम ऐसा ना ले ले जिसकी वजह से एक बार फिर से ईरान से बातचीत होते होते ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ऐसे में अमेरिका यात्रा ही इनकी टलवा दी गई है वीजा को रद्द करवा कर। वहीं अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया, लेकिन ईरान के पलटवार से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही हुआ। उसने सहयोगी खाड़ी देशों की हिफाजत के लिए इंतजाम किए जो नाकाम हो गए। इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए और वो भी नाकाफी साबित हुए। और आखिरकार घुटनों पर आए ट्रंप ने समझौते की राह चुनी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये राह अमेरिका को इजराइल से दूर ले जा रही है। युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया और लंबी कोशिशों के बाद भी अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। लेकिन इस समझौते से इजराइल खुश नहीं दिख रहा, क्योंकि इजराइल हमेशा से ईरान को कमजोर करने की कोशिश में लगा रहा है। उसने पिछले 12 साल तक इसी मकसद से जंग भी की और इस बार भी अमेरिका के कंधे से कंधा मिलाकर हमले किए।
अमेरिका ने तो ईरान के साथ समझौता कर लिया, लेकिन इजराइल जंग के मैदान से निकलने को तैयार नहीं दिख रहा। यानी लेबनान को अभी जंग से राहत मिलती नहीं दिख रही और इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि समझौते में सभी मोर्चों पर युद्ध विराम एक अहम शर्त है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर इसकी जानकारी दी है। नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कहा है कि इजराइल की सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी और इजराइल इस समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजराइल ने समझौते में खुद को अलग थलग किए जाने के बाद यह कदम उठाया है। दरअसल ईरान समझौते में अमेरिका ने टेल अवीव की एक भी शर्तों को शामिल नहीं किया है। इसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए झटका माना जा रहा है। इजराइल हमेशा से ईरान के लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों के सहयोग को खत्म करना चाहता है, लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर डील में कुछ भी नहीं कहा गया है। समझौते के शर्त में लेबनान का मसला शामिल है, यानी इजराइल लेबनान पर हमला नहीं कर सकता है, जबकि दूसरी ओर उसे हिजबुल्लाह के हमले नहीं होने की गारंटी नहीं मिली। इसके अलावा इजरायली सैनिकों को लेबनान से वापस भी जाना होगा। बताया जा रहा है कि जंग में इजराइल ने $12 अरब खर्च किए। शुरू में उसे अमेरिका का भरपूर साथ मिला, लेकिन आखिरी वक्त में अमेरिका ने उसे अकेला छोड़ दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर इजराइल के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की। ईरान से डील ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर अब अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल इस डील को मानने को तैयार नहीं है। इस बीच इजराइल ने अमेरिका के खिलाफ बड़े कदम उठाए। इजराइल में अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमान खड़े हुए हैं। इजराइल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इन विमानों को हटाने का आदेश दिया है। खबरों के मुताबिक पिछले महीने इजराइल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने चेतावनी दी थी कि बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों की लगातार मौजूदगी के कारण 24 लाख से ज्यादा फ्लाइट टिकट रद्द हो सकते हैं। जबकि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने समझौते को इजराइल के लिए बाध्यकारी मानने से इनकार कर दिया है। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गुवेर ने सबसे पहले इस पर टिप्पणी की और अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, ट्रंप का समझौता हमें बाध्य नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है और ये इजराइल की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे से कम किसी भी चीज पर समझौता नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान से डील के माध्यम से अमेरिका ने कुछ हद तक अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास किया है, लेकिन इजराइल को तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान कैसे हुआ है, चलिए वो आपको बताते हैं। अमेरिका ने इजराइल को डील पर बातचीत से दूर रखा और इजराइल की शर्तों को डील में शामिल किया ही नहीं। ईरान की लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम को डील में कोई जगह नहीं दी गई है और यही प्राथमिकता इजराइल चाहता था। वहीं प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट खत्म करने का मुद्दा भी डील से बाहर किया गया है। यह इजराइल का मुद्दा था, क्योंकि लेबनान में युद्ध विराम का मुद्दा डील का अहम केंद्र बिंदु बना दिया गया है। डील के तहत इजराइल के लेबनान पर हमले पर रोक रहेगी। इजराइल को हिजबुल्लाह के हमलों से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली, लेकिन
समझौते के तहत लेबनान से वापस आ जाएंगे इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान, ये तक कह दिया गया। अमेरिका ये कह रहा है कि वो लेबनान से इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को वापस लाने में ईरान की मदद करेगा, हिजबुल्लाह की मदद करेगा। अब मिडिल ईस्ट में इजराइल खुद को हमेशा से ही सबसे ताकतवर बनाने में लगा रहता है और उसकी इस बादशाहत को ईरान से हमेशा ही चुनौती भी मिलती रही है। अब इजराइल के सबसे प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने भी ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिससे इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगना माना जा रहा है। अमेरिका का यह कदम इजराइल के ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ते कदम के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि संभव है कि इसके बाद अब इजराइल पर भी युद्ध रोकने पर दबाव बनाया जाए और उसे लेबनान पर हमले अपने रोकने पड़े। अब आपको बताती हूं कि क्या है इजराइल का ग्रेटर इजराइल वाला ये पूरा प्लान। तो सबसे पहले ये जानिए कि साल 2024 का वक्त था जब एक इजरायली जवान को ग्रेटर इजराइल का बैज पहने हुए नोटिस किया गया और उसके बाद से ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना सिर उठाने लगी थी। आप देखेंगे ये इजराइल है, वेस्ट बैंक पर इजराइल पहले ही अपना दावा करते रहा है, लेकिन इससे आगे लेबनान तक अगर आप जाएंगे तो ये इसमें आपको इजिप्ट का कुछ हिस्सा नजर आ जाएगा, जॉर्डन का कुछ हिस्सा नजर आ जाएगा, लेबनान का कुछ हिस्सा नजर आ जाएगा, फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा नजर आ जाएगा। तो तैयारी ये है कि इजराइल को बस इस मैप तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको बाकी जगह भी फैलाना है। ग्रेटर इजराइल इजिप्ट में नील नदी से लेकर के इराक में फरात नदी तक फैलेगा, ये इजराइल चाहता है। ग्रेटर इजराइल में पूरा फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान शामिल होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। लेबनान से लेकर के सऊदी अरब का हिस्सा तक इसमें आएगा, इसके अलावा इजिप्ट का हिस्सा भी इसमें आएगा। आगे इजराइल का फिलहाल क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रेटर इजराइल का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक का हो सकता है। आप इसे 2 गुना नहीं 5 गुना कहिए, और 5 गुना से भी कहीं ज्यादा से 20,000 वाला ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना जो देखा जा रहा है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में देखा जा रहा है। आप संख्या का बस गुणा करते रह जाएंगे। इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इसके अलावा सीरिया की गोलान हाइट्स पर भी वो अपना दावा करता है। एक अनुमान यह भी कहता है कि ग्रेटर इजराइल में लेबनान का करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आ जाएगा और जॉर्डन का 89,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। फिलिस्तीन का क्षेत्र भी इसमें आएगा जो कि 6,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। इसके अलावा सीरिया का लगभग 1,20,000 से 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें आ जाएगा। इराक भी इससे अछूता नहीं रहेगा, इराक का 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, इजिप्ट का 60 से 80,000 वर्ग किलोमीटर इलाका और सऊदी का 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका ग्रेटर इजराइल के सपने में लग जाएगा। तो ये तैयारियां उनकी तरफ से दरअसल हो रही हैं कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। और इस पूरे युद्ध के दौरान हमने आपको कई बार दिखाया था कि किस तरीके से लितानी नदी के पास तक इजराइल ने अपने झंडे लगा दिए, अपनी पोस्ट बना ली थी और इसके साथ ये कह दिया था कि यहां पर अब हमारा अधिकार है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट के पास धमाकों की जानकारी मिल रही है। खबर यह भी है कि IRGC की ओर से जहाज पर चेतावनी भी दी गई। फायरिंग की खबरें भी सामने आई हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के दौरान फायरिंग की खबर मिली है। ट्रंप ने जल्दी हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाने का दावा यहां तक ही कर दिया है। तो IRGC की ओर से जहाज पर चेतावनी मिली है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भी जहाज गुजर रहे हैं उससे पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। हालांकि इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रंप के हॉर्मुज खुलने के ऐलान के बावजूद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज के पास करीब 220 टैंकर फंसे हुए हैं, लगभग 500 अन्य जहाज भी हॉर्मुज के करीब फंसे हैं। ईरानी सी माइंस, ड्रोन और मिसाइल अटैक की आशंका लगातार बढ़ते जा रही है। इसी वजह से ये वहां पर फंसे हुए हैं। ट्रंप के हॉर्मुज खुलने के ऐलान, ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुल गया है, टोल टैक्स कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि हॉर्मुज के पास अभी भी 220 टैंकर फंसे हुए हैं और इसमें भी लगभग 500 अन्य जहाज हैं जो कि हॉर्मुज में एक लंबे वक्त से फंसे हैं। इसके पीछे की वजह ईरान की तरफ से बिछाई गई सी माइंस, ड्रोन और मिसाइल अटैक की आशंका। डिजिटली भले ही हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक जिनेवा में ये डील साइन नहीं हो जाती है तब तक ये कह पाना लगभग नामुमकिन है कि क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि अमेरिका है, ये कभी भी पलट सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होने से दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा।
लेकिन सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज अब पहले ही जैसा खुला हुआ करता था वैसा खुला रहेगा, या अब ये सिर्फ टैक्स चुकाने वालों ईरान के सहयोगी देशों के लिए ही सामान्य रास्ता बन जाएगा और बाकी देशों को यहां से गुजरने के लिए टोल टैक्स अदा करना होगा। मिडिल ईस्ट में जंग से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कस सकता है ताकि दुनिया भर में तेल और गैस के लिए हाहाकार मच जाए, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सी माइंस बिछाए, साथ ही जहाजों को अपनी पसंद के रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। जंग के दौरान ईरान को आय का एक सदाबहार साधन मिल गया। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ईरान ने टोल टैक्स लेना शुरू किया और इसके लिए बाकायदा एक अलग संस्था तक बना डाली जो IRGC के साथ मिलकर हॉर्मुज का मैनेजमेंट देख रही है। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज का प्रबंधन देखना शुरू किया। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश टोल टैक्स के विरोध में आ गए, तो ईरान ने हॉर्मुज के प्रबंधन, जहाजों को सुरक्षा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए फीस वसूलने की बात की। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा और सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा, लेकिन ईरान अभी भी जहाजों से टोल टैक्स की जगह फीस वसूलने पर तुला हुआ है। माना जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तुर्की के बोस्फोरस स्ट्रेट में लागू शुल्क व्यवस्था जैसा प्रबंधन लागू कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि यदि ईरान इस मॉडल को अपनाता है तो 80,000 से 1 लाख नेट टनेज क्षमता वाले 35 से 40,000 जहाजों के सालाना ट्रैफिक के आधार पर केवल सर्विस चार्ज से ही 16 से 20 अरब डॉलर सालाना की आय हो सकती है। इसके अलावा ईरान यदि समुद्री बीमा सेवाओं में भी प्रमुख भूमिका हासिल करता है तो उसकी अतिरिक्त कमाई अरबों डॉलर और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि बोस्फोरस स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने के लिए तुर्की फीस चार्ज करता है। ये फीस नेट टनेज के आधार पर चार्ज की जाती है, जो करीब $6 प्रति नेट टनेज हो सकती है। रिपोर्ट्स कहती है कि बोस्फोरस स्ट्रेट से वसूली गई फीस से तुर्की को सालाना $220 मिलियन की कमाई होती है। ईरान अपनी कमाई के इस स्थायी साधन को छोड़ने के मूड में नहीं है। उधर ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि समझौते के बाद हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका अब तक चाहकर भी हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवा पाया। उसने ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नाकेबंदी की, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ी तो ईरान को होने वाली आय भी बढ़ गई। अब तक के हालात से ये साफ हो चुका है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही नियंत्रण है, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देना चाहे तो उसे हर जहाज को हर गोली, हर रॉकेट और हर तरह के हथियार से हर कदम सुरक्षा देनी, जबकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए केवल एक जहाज पर छोटा सा हमला करना होगा। साफ है कि अमेरिका के लिए ये चुनौती बहुत बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं यूरोप में धधक रही जंग की आग की। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर बड़ा हमला कर दिया है, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को पर किया गया है। मॉस्को की रिफाइनरी पर यूक्रेन ने अटैक कर दिया है। रिफाइनरी से धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया है। राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा हमला किया गया है। और अब तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया था, जिसमें ये रिफाइनरी पूरी तरीके से जलकर के खाक हो गई है। आग की लपटें और धुएं का गुबार बस शेष रह गया है। और ये तस्वीरें बार बार इसी तरीके से सामने आती है। कभी यूक्रेन मॉस्को में हमला करता है, कभी मॉस्को कीव में हमला करता है। इस बार मॉस्को का एक बार फिर से शिकार बनाया गया है रिफाइनरी पर हमला करके, जिसकी वजह से ये धुएं का गुबार और आग की लपटें यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही हैं। 4 साल के बाद भी ये युद्ध उसी आग में है जैसा शुरुआत में था। ये युद्ध कब समाप्त होगा, दुनिया ये सोच रही है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ लंबा खिंचते जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इस युद्ध में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बावजूद इसके न यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है और न ही रूस रुकने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर हो जाएंगे, वैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में भी जंग खत्म करवाने की मुहिम तेज हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बहुत लंबे दौर तक बातचीत चलती रही है। फोन पर पिछले दिनों भी बातचीत हुई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी तरीके से इस युद्ध को भी रोका जाए। और G7 समिट में भी ईरान अमेरिका युद्ध
और रूस यूक्रेन युद्ध, दोनों ही युद्ध को लेकर के चर्चा होने वाली है। तो ये थी खबरें विस्फोट में आज की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।